राजपुरा के बीचों बीच एक पुराना सा घर था। ये घर था कृष्णदास जी का, जो गरीब तो नहीं थे लेकिन अमीर भी नहीं थे। और इसी घर से शुरू होती है इन दो बहनों की कहानी। बड़ी बहन थी सिया, संस्कारों की मूरत, तो छोटी थी निशा, घमंड की दुकान। शुरुआत में दोनों बहनें साथ साथ पली थीं, एक ही थाली में खाना, एक साथ सोना। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी, निशा के मन में एक अजीब सी जलन पैदा होने लगी। गांव में लोग सिया की तारीफ करते थे। सिया तो देवी जैसी है, बिल्कुल अपने नाम के जैसी, एकदम माता सीता जैसी शांत और दयालु। आदमी बोला, हाँ, सही कहा। ऐसी बहू मिले तो घर स्वर्ग बन जाए। बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल। ये बातें निशा के कानों में जहर बन के उतरने लगी थीं। मैं सुंदर हूँ, तेज हूँ, फिर सब सिया की तारीफ क्यों करते हैं? उसके पास तो ना शक्ल है ना अकल, उसके बावजूद सब उसी को मक्खन लगाते सिया को फिरते ये हैं। सब पता था, लेकिन वो चुप रहती, क्योंकि उसे लगता था निशा मेरी छोटी बहन है, समय के साथ समझ जाएगी। एक दिन कृष्णदास ने दोनों को पास बुलाया और बोला, बेटा, अब तुम दोनों की शादी का समय आ गया है। तुम दोनों के लिए रिश्ते आए हैं। सिया ने सिर झुका लिया, जबकि निशा की आंखों में चमक आ गई। पहले सिया के लिए राम का रिश्ता आया। राम गरीब था और खेत में काम करता था, लेकिन दिल से साफ और नेक दिल था। निशा ने जब ये सुना तो वो हंस पड़ी और बोली, वाह, बड़ी बहन को तो खेती बाड़ी करने वाला किसान मिल गया। अब तो जिंदगी मजे में कटेगी। वैसे भी इसे तो बंधुआ मजदूरी करना अच्छा लगता है। निशा की बात पर सिया ने कुछ नहीं कहा, जबकि कृष्णदास ने कहा, हाँ, वो गरीब है लेकिन मेहनती और ईमानदार है, और साथ ही नेक दिल भी। सिया उसके साथ बहुत खुश रहेगी। सिया बोली, जी बाबूजी, जैसा आप ठीक समझे। वहीं दूसरी तरफ निशा के लिए रमन का रिश्ता आया, जो एक जाना माना व्यापारी था। पक्का मकान, नौकर चाकर, सब कुछ था उसके पास। ये सुनते ही निशा का घमंड आसमान छूने लगा। बोली, देखा बाबूजी, किस्मत भी समझती है कृष्णदास कि ने कौन निशा को किस जवाब लायक नहीं है। दिया, क्योंकि वो उसकी रग रग से वाकिफ थे। खैर, शादी तय हो गई और जल्द ही दोनों बहनों की शादी भी हो गई। सिया शादी करके राम के साथ उसके घर आ गई। राम का घर छोटा था, मिट्टी का कच्चा मकान, उसमें कोने में एक रसोई और कुछ कुछ बोरियों में रखा अनाज। राम बोला, सिया, मेरे पास ज्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन कोशिश करूंगा कि तुम्हें कभी किसी चीज की कमी ना हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए राम, बस आपका साथ काफी उधर है जब मेरे निशा लिए। अपने ससुराल पहुंची, वाह, इतनी दौलत शोहरत सब मेरा। अब तो मेरे ऐश ही ऐश है। अब तो सिया मुझसे नजर तक नहीं मिला पाएगी। इस तरह दौलत शोहरत के गुरूर ने निशा का घमंड दुगना कर दिया था। निशा ने घर की नौकरानी से कहा, ओए मीना, इधर आ। ये मेरा कमरा ठीक से साफ क्यों नहीं किया? लेकिन मैंने तो सुबह ही साफ किया था छोटी मालकिन। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? नौकर हो, नौकर बनकर रहो। जाओ जल्दी से यहाँ पोछा लगाओ, और हाँ, किसी नौकर को मेरे लिए नारियल पानी लाने को बोलो। इसी तरह जी कुछ छोटी महीने मालकिन, गुजर मैं गए अभी कर देती हूँ। और तीज का त्योहार आ गया और दोनों बहनें मायके पहुंची। सीता ने साधारण साड़ी पहनी थी तो गीता ने रेशमी लहंगा पहना हुआ था। उसके हाथों में रंग बिरंगी चूड़ियां और एक बड़ा सा ब्रांडेड बैग लटका हुआ था। तभी निशा ने अपनी बहन का मजाक बनाते हुए कहा, और बताओ सिया, कैसा चल रहा है सब? राम जी तुम्हें खाना भी देते हैं कि नहीं? मैं तो भूल ही गई, खुद खाने के लाले पड़े हुए हैं। निशा तुझे की कहाँ से कड़वी बातें खिलाएंगे? सुनकर सिया का दिल टूट गया। पर सिया ने निशा को कुछ नहीं कहा, लेकिन अपनी बहन को नीचा दिखाकर निशा को बड़ा मजा आया। दिन ढलने पर दोनों बहनें अपने अपने घर लौट गईं। दिन गुजरने लगे। सिया की जिंदगी आसान नहीं थी। सुबह सूरज निकलने से पहले उठना, चूल्हा जलाना, खाना बनाना, पति राम के साथ खेत जाना और दिन भर कड़ी मेहनत करना। शाम होते होते सिया थक कर चूर हो जाती थी, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। एक दिन राम सिया से बोला, सुनो सिया, क्या तुम मुझसे नाराज हो? क्योंकि मैं तुम्हें वो आराम की जिंदगी नहीं दे पा रहा जिसके बारे में तुमने सोचा होगा। अरे नहीं नहीं, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं?
आप जैसा इतना प्यार करने वाला पति मुझे मिला और मुझे क्या चाहिए। हम दोनों साथ हैं तो ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा। अच्छा चलो आज का खाना मैं बनाता हूँ, तुम बैठकर आराम करो। अरे नहीं नहीं, मैं बना दूंगी। आप कैसे बनाएंगे? क्यों, मैं क्यों नहीं बना सकता। आज मैं अपनी प्यारी सी पत्नी को अपने हाथ से बनाकर खाना इस खिलाऊंगा। तरह तुम राम बस ने बैठो और चूल्हा आराम जलाया, करो। खाना ठीक है, बनाया बना दो। और उसके बाद अपने हाथों से सिया को खाना भी खिलाया। एक तरफ जहां राम अपनी पत्नी सिया से बहुत प्यार करता था, तो वहीं दूसरी तरफ निशा को पूरा ऐशो आराम मिल रहा था। लेकिन एक चीज की कमी उसे खलने लगी थी, और वो था पति का प्यार और इज्जत। एक रोज जब निशा नहाकर बाहर आई तो सिर पर पल्लू रखना भूल गई। तभी उसकी सास लक्ष्मी जी ने उसे देख लिया और कहा, अरे निशा, मायके से कुछ सीखा नहीं क्या? घर में बहू कैसे रहती हैं, उसके तौर ठिकाने पता है कि नहीं? अरे तू अब छोरी नहीं रही, इस घर की बहू बन चुकी है, कम से कम निशा इसकी बोली। मर्यादा का ख्याल तो रख। माफ कीजिए मम्मी जी, गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगी। अरे क्या खाक ध्यान रखेगी। पता नहीं उन्हें क्या देखकर तू जैसी 2 कौड़ी की लड़की से मेरे फूल से अपनी बच्चे की सास शादी बात कर दी। सुनकर गरीब गवार निशा कहीं का की। दिल टूट गया। उसने जो ऐशो आराम सोचा था वो तो उसे मिला था, लेकिन उसके बदले में उसके हक का प्यार और इज्जत उससे छिन गई थी। शुरुआत में निशा की जिंदगी किसी रानी से कम नहीं थी। रेशमी साड़ियां, गहने, कपड़े, नौकर चाकर। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि पति के प्यार बिना ये सब चीजें अधूरी हैं। रमन दिन भर दुकान में रहता, शाम को घर आता थका हुआ और सीधे ही खाना खाकर सो जाता। और निशा से तो अब रमन ठीक से बात भी नहीं करता था। इससे परेशान होकर एक दिन निशा ने कहा, तुम मेरे लिए समय क्यों नहीं निकालते? औरत हो औरत बनकर रहो, ज्यादा सवाल जवाब मत किया निशा करो। जिसे तुम्हें अपने सारा हुस्न ऐशो पर आराम मिल गुरूर रहा है, था, यही बहुत है। वो रमन की बात सुनकर चकनाचूर हो गया। खैर कुछ और दिन ऐसे ही गुजर गए और एक दिन निशा को पता चला कि रमन का किसी दूसरी लड़की के साथ कुछ चक्कर चल रहा है। उस रात जैसे ही रमन घर आया, निशा ने रमन से पूछा। रमन ने अंजलि कौन गुस्से है? में निशा और आप को उसे एक कैसे थप्पड़ जानते? जड़ दिया। निशा रोते हुए अपने कमरे में चली गई। लक्ष्मी जी ने अपने बेटे का ही साथ दिया। ऐसे ही कुछ दिन गुजरे और रमन निशा की जरा सी भी परवाह नहीं करता था। सास का लहजा भी निशा के लिए बदल गया। सास कहने लगी, बहू अब साज श्रृंगार कम करो, इन गहने इस जेवरात को तरह मुझे दे दो। निशा ने अपने जी सारे मां। गहने जेवरात उतारकर अपनी सास को दे दिए। जो निशा एक रानी की तरह रहती थी, पति की बेरुखी के कारण उसके हालात अचानक से एक नौकरानी जैसे हो गए थे। उधर राम ने एक नया फैसला लिया। उसने कहा, सिया, अब हमें सिर्फ खेती तक ही नहीं सीमित रहना चाहिए, हमें कुछ और भी करना होगा। जी जैसा आप सही समझे, राम मैं बोला। आपके हर फैसले में आपके साथ हूँ। तो फिर ठीक है सिया, मैं शहर में एक छोटी सी दुकान किराए पर ले लेता हूँ। हम खेत में ताजा फल सब्जियां उगाकर वहां बेचा करेंगे। इससे हमें मंडी से 10 गुना मुनाफा होगा। हाँ राम, ये बहुत अच्छा इस विचार तरह है। दोनों ने मिलकर सब्जियां उगाना शुरू किया और राम उन्हें मंडी में बेचने की जगह शहर के बाजार में ले जाकर बेचने लगा। एक शाम जब राम सब्जियां बेचकर वापस घर आया और बोला, अरे अरे सुनो सिया, बाहर राम तो की आओ आवाज जरा। सुनकर सीता घर से बाहर आई। अजी क्या हुआ? आप बहुत खुश लग रहे हो। अरे सीता, खुशी की तो बात ही है। तुम्हें पता है आज मैं 10,000 की सब्जियां बिक गई। अगर ऐसे ही रहा तो जल्दी हम अमीर हो जाएंगे। अजी ये तो सच में बहुत खुशी की बात है। अगर रोज ऐसे ही कमाई होने लगी तो हम हर महीने 3 लाख तक कमा लेंगे। हाँ सीता, यह सब तुम्हारी वजह से ही हो पाया है। अगर तुम मेरे साथ ना होती तो शायद ये कभी मुमकिन हो पाता। हाँ, सब तुम्हारी मेहनत का फल है। अजी ये भी कोई कहने की बात है। आपकी पत्नी हूँ और आपके हर फैसले में आपके साथ हूँ। अच्छा ये सब छोड़िए, ये बताइए आपके हाथों में ये क्या है? पहले अंदर इस तो तरह चलो सब दोनों बताता घर हूँ। के अंदर आ जाते हैं और राम वो बैग सिया के हाथ में देते हुए कहता है। सिया, यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए पहला जब उपहार सिया ने बैग खोलकर देखा तो उसमें 2 सुंदर सुंदर साड़ियां रखी हुई थी। अजी ये तो बहुत सुंदर साड़ियाँ हैं। क्या मेरे लिए? है। नहीं, पड़ोस वाली के लिए है। ठीक है, फिर उसे ही जाकर दे दो, मुझसे बात मत करो। मेरी फूलमती, मजाक कर रहा हूँ। ये सब तुम्हारे लिए है। हमारी नजरें आपके ये अलावा किसी को सुनकर देख सिया सकती है मुस्कुरा क्या? देती है। इस तरह राम की धीरे धीरे अच्छी कमाई होने लगी। सिया ने पैसों का हिसाब रखना शुरू कर दिया। उसने एक एक रुपया बचाया। गरीबी अभी भी थी, लेकिन अब किसी चीज का डर नहीं था, क्योंकि अब उनकी कमाई उनकी दैनिक जरूरतों से काफी ज्यादा होने लगी थी। कुछ दिन बाद जब दोनों बहनों की मां की बरसी थी तो दोनों बहनें अपने पिता के घर आईं। इस बार दोनों ने ही सादा सी साड़ियां पहनी हुई थी।
अरे बेटा, कैसी हो तुम दोनों? मैं एकदम ठीक हूँ बाबा। मुझे क्या होगा लेकिन सिया का पता। सारे दिन मजदूरी करके तो इसका बुरा हाल हो जाता होगा। नहीं नहीं निशा, ऐसी कोई बात नहीं है। राम ने नया बिजनेस शुरू किया है और भगवान की दया से सब बहुत अच्छा चल रहा है। जल्दी हम नया घर ये भी सुनकर देने वाले निशा की जलन और भी बढ़ गई। खैर कुछ ही दिन बाद रमन का व्यवहार निशा के प्रति बुरी तरह से खराब हो गया। कितनी ही बार रमन ने निशा पर हाथ भी उठाया। कई कई दिनों तक रमन घर भी ना आता। निशा रमन का इंतजार करती रह जाती, पर रमन को इस बात की कोई फिक्र नहीं थी। सास का गुस्सा निशा पर टूटने लगा। वो दिन रात निशा को ताने मारने लगी। हमने रमन की शादी तुझ जैसी से करके बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर किसी अच्छे खानदान में की होती तो आज कम से कम रमन घर तो आता। ये सुनकर निशा को बहुत बड़ा धक्का लगा। उसे महसूस हुआ कि जिस दौलत शोहरत को देखकर उसे गुरूर हो रहा था, वो उसे सिर्फ एक कुत्ते की हैसियत से मिल रहा था। दोनों बहनों की जिंदगी एक नया मोड़ ले रही थी। एक तरफ जहां सिया की जिंदगी खुशहाली की तरफ बढ़ रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ निशा की जिंदगी धीरे धीरे तबाही की ओर बढ़ती जा रही थी। एक रात जोरों से बारिश हो रही थी। निशा रसोई के एक कोने में बैठी थी, रो रोकर आंखें सूजी हुई थी। पीछे से सास की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। अरे करमजली, तू डूब क्यों नहीं मरती? मेरे बेटे का सुकून खा गई तू। हमारे घर को बर्बाद करके रख दिया तूने। कुलक्षणी, कुलटा। ये सब सुनकर भी रमन चुप था। उसकी चुप्पी निशा के लिए सबसे बड़ा तमाचा थी। निशा को लगा जैसे कि उसका पूरा अस्तित्व ही मिट्टी में मिल रहा हो। अगली सुबह रमन सोया हुआ था। सास ने बेरुखी आवाज में कहा, तू अपने मायके चली जा। यहाँ अब तेरा कोई काम नहीं है। तेरा पति तुझसे प्यार नहीं करता तो तू इस घर में क्यों रह रही है? वो बिना कुछ बोले एक छोटी सी गठरी लेकर रोते हुए मायके की तरफ निकल पड़ी। जब निशा अपने मायके पहुंची तो कृष्णदास उसे देखकर चौंक गए। बेटा निशा, क्या हुआ? तू अकेली क्यों है? और तेरी अपने आंखों पिता में की आंसू आवाज क्या हुआ सुनते ही मेरी बच्ची? निशा फूट फूट कर रोने लगी और बोली, बाबूजी, मैं हार गई। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। उनके लिए मैं एक नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं थी। मैं बेघर हो गई बाबा, मैं कहीं की नहीं रही। कोई बात नहीं मेरी बच्ची, तू रो मत। लेकिन तेरा बाप निशा अभी जिंदा लगातार है। रो रही थी। इसलिए कृष्णदास ने अपनी बड़ी बेटी सिया को फोन किया। हेलो बेटी सिया, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ बाबा, आप कैसे हैं? आपकी आवाज मुझे ठीक नहीं लग रही। बताइए क्या हुआ? बस थोड़ी परेशानी है बेटा। बेटी सिया, वो निशा को उसके ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया है। आप चिंता मत कीजिए बाबा, इस मैं तरह घर आती हूँ। जब सिया अपने मायके आई तो लगभग रात ढल चुकी थी। वो सीधा निशा के कमरे में गई। निशा दीवार का सहारा लेकर रो रही थी। ओ, तो अब हमारी ताड़का इतनी ये कमजोर हो गई सुनकर कि निशा हार ने सिया मानकर की रोने तरफ लगी। देखा। उसकी आंखों में लाचारी और पश्चाताप दोनों झलक रहे थे। सिया, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। शायद भगवान ने मुझे इसी की सजा दी है। मैंने तुझे हमेशा नीचा दिखाया, तेरी गरीबी का मजाक उड़ाया और और आज मैं खुद खाली हाथ हूँ। मेरे साथ जो भी हुआ वो सब मेरे कर्मों का फल है जो मैं भुगत रही हूँ। रो मत निशा, बहनें तो आपस में लड़ती हैं, झगड़ती हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम एक दूसरे से अलग हैं या नफरत करते हैं। चल अब रोना बंद कर। नहीं सिया, मुझे समझ आ गया है, पैसा नहीं इंसान ये बड़ा सुनकर होता है। सिया की आंखों से आंसू बह निकले। उसने निशा को गले से लगा लिया और बोली, अरे पागल, बहनें माफी नहीं मांगती, एक दूसरे को संभालती हैं। चल अब रोना बंद कर वरना मार खाएगी इस बड़ी तरह बहन से। रात गुजर गई। अगले दिन सिया ने राम से बात की। राम, मैं चाहती हूँ कि निशा हमारे साथ काम करे। इससे वो यह सब भूल पाएगी और जिंदगी में आगे बढ़ राम ने पाएगी। बिना सवाल पूछे कहा, ठीक है सिया, जैसा तुम चाहो। निशा तुम्हारी बहन है, इसका मतलब वो निशा मेरी भी राम बहन और है। सिया के साथ मेहनत करने लगी। सुबह जल्दी उठना, खेत जाना, खेत में पानी देना, सब्जियां तोड़ना, निराई गुड़ाई करना और राम के साथ शहर जाकर दुकान पर सब्जियां बेचना। निशा के हाथ छिल गए, कमर दुख गई और एक दिन निशा ने रोते हुए कहा, मैं ये सब नहीं कर सकती सिया, मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं तुम्हारी जितनी मजबूत नहीं हूँ। हिम्मत मत हार निशा, मैंने भी सीखा था, तू भी सीख जाएगी और एक दिन इसी तरह कामयाबी दिन तेरे बीतने कदम लगे। चूमेगी। निशा ने राम और सिया के साथ काम करके कुछ पैसे इकट्ठे किए और खुद का एक रेस्टोरेंट खोलने का निश्चय किया। राम और सिया ने निशा का साथ दिया और जल्द ही निशा और सिया ने मिलकर पार्टनरशिप में शहर के बीचों बीच एक रेस्टोरेंट खोल लिया। रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चलने लगा और जल्द ही निशा और सिया का नाम स्टार्टअप आइकन गर्ल्स के रूप में मशहूर हो गया। एक दिन रमन कृष्णदास के घर आया और कहने लगा, नमस्ते पिताजी।
निशा कहाँ है? अब तुझे निशा से क्या काम है? उसे दिया दुख काफी नहीं था क्या, जो तू फिर से चला आया जले पर नमक छिड़कने? ऐसा मत बोलिए पिताजी, मुझसे भारी गलती हो गई। मैं निशा को वापस अपने साथ ले जाने आया हूँ। मैं समझ ही नहीं पाया कि क्या सही है और क्या गलत। बेटा, जो इंसान सही गलत ना समझ पाए इसलिए मेरी बेटी को छोड़ दिया, तो उस इंसान के साथ मैं अपनी बेटी को दोबारा कैसे भेज दूं? तुम तो मेरी बेटी को इंसान नहीं कोई सामान समझ रहे हो। ऐसा मत बोलिए पिताजी, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। रमन बोल ही रहा था कि तभी पीछे से निशा और सिया भी वहां आ गई। निशा बोली, रमन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें अपने साथ वापस ले जाना चाहता हूँ। तुमको लेने आया हूँ। इतना सब करके तुम्हारा मन नहीं भरा कि तुम वापस आ गए? सिया दीदी, तुम बीच में मत बोलो। मैं निशा से बात कर रहा हूँ, तुम हमारे बीच मत आओ। मिस्टर रमन, तमीज में रहकर बात कीजिए। आप मेरी बहन से बात कर रहे हो, मुझे आप बताइए आज अचानक आपको मेरी याद कैसे आ गई? क्योंकि मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं तुम्हें वापस अपने साथ ले जाना चाहता क्या मजाक है? मैं तुम्हारा अफसोस अच्छे से जानती हूँ। आज मेरे पास दौलत शोहरत आ गई तो तुम्हें मेरी याद आ गई, या अब मेरी औकात तुम्हारे बराबर की हो गई? हूँ। अपनी हद में रहो निशा, तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो। बेइज्जती उसकी की जाती है जिसकी कोई इज्जत हो। आप जैसे लोगों की तो कोई इज्जत नहीं होती। अब चले जाइए यहाँ से, वरना हमें धक्के देकर बाहर निकालना पड़ेगा। मैं तुम सबको देख लूंगा। हाँ हाँ, देख लेना। अब चले जाओ यहाँ से। इसके बाद दोनों बहनों ने बहुत तरक्की की और सिया और राम ने मिलकर निशा के लिए बहुत अच्छा लड़का ढूंढा और निशा की शादी राहुल से करवा दी। और इस तरह दोनों बहनें खुशी खुशी रहने लगी।